आमतौर पर किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज करना ना एक साइंस होता है। मतलब एक मेडिकल एक्सरे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, उसमें सब क्लियर दिखता है। राइट। एक हड्डी टूट गई तो एक्सरे फिल्म पर एक क्लियर जैगेड वाइट लाइन दिखती है और डॉक्टर तुरंत पॉइंट करके कहता है कि देखिए यहाँ फ्रैक्चर है। ब्रोकन या नॉट ब्रोकन, बहुत ही क्लीन और कंफर्टिंग। एग्जैक्टली इंसान के दिमाग को ना चीजें क्लियरली विजिबल और ब्लैक एंड व्हाइट कैटेगरीज में देखना बहुत पसंद है। लेकिन जब हम क्रिमिनल लॉ, ह्यूमन इंटेंशन और कल्पबिलिटी यानी दोष की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। वही तो, वहां कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हम एक ऐसे लीगल लैंडस्केप में आ जाते हैं जो ऑनेस्टली बहुत धुंधला या मर्की है। ये बेसिकली क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के उन डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स का एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम क्रिमिनल लॉ के इसी सबसे दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर गहरी चर्चा करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और हमारे सोर्सेज भी काफी सॉलिड है आज। हमारे पास पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी और नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का एक एग्जॉस्टिवली डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस है। हाँ, साथ ही कुछ बहुत ही डीप रिसर्च पेपर्स और लैंडमार्क लीगल केसेस भी हैं। तो इस डीप डाइव का मिशन बहुत क्लियर है। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या किसी इंसान को ऐसी गलती के लिए सजा मिल सकती है जो उसने जानबूझकर की ही नहीं। राइट, मतलब बिना किसी गिल्टी माइंड के क्या किसी को लिटरली क्रिमिनल माना जा सकता है? ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में सुनने वालों की एक बेसिक समझ होती है कि क्राइम के पीछे एक बुरी नीयत होती है। बिल्कुल, कोई भी सजा तभी मिलनी चाहिए जब किसी ने सोच समझकर एक डेलिबरेट प्लानिंग के साथ कुछ गलत किया हो। लेकिन आज हम ना इस बेसिक कॉमन सेंस सोच को पूरी तरह से चैलेंज करेंगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि इस रूल का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, उसको समझने से पहले मुझे लगता है हमें क्राइम के सबसे फंडामेंटल रूल्स को एक बार ब्रश अप कर लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी रूल को तोड़ने या उसके एक्सेप्शंस को समझने के लिए ना कानून का फाउंडेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होना ही चाहिए। तो क्रिमिनल लॉ एक बहुत पुरानी लैटिन मैक्सिम पर आधारित है, एक्टिस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट रिया। ओह वाओ, साउंड्स हेवी। इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा और प्रोफाउंड है। The act alone does not make a man guilty unless his intention was also guilty. यानी सिर्फ एक गलत या हार्मफुल काम करने से कोई इंसान ऑटोमेटिकली दोषी नहीं बन जाता। Exactly. जब तक कि उस फिजिकल एक्ट के पीछे उसका दिमाग, उसकी नीयत भी गिल्टी ना हो। तो इस फाउंडेशन के दो मेन पिलर्स होते हैं। पहला है एक्टिस रियस, जिसका मतलब है फिजिकल गिल्टी एक्ट, राइट? या कोई ऐसी इल्लीगल ओमिशन जो कानून के बिल्कुल खिलाफ हो। हाँ, और दूसरा पिलर है मेंस रिया, जिसका मतलब है मेंटल एलिमेंट या गिल्टी माइंड। अब देखिए, लोग अक्सर एक्टस रियस को सिर्फ वायलेंस या एक्टिव क्राइम समझ लेते हैं, लेकिन इसको डीपली देखें तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव एक्शन नहीं है। सही पॉइंट उठाया आपने। जैसे किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाना एक एक्टस रियस है, वैसा ही कुछ ना करना जहां लॉ एक स्पेसिफिक ड्यूटी इंपोज करता है वो भी एक्टस रियस हो सकता है। हाँ, नई बीएनएस का एग्जाम्पल ले लीजिए। सेक्शन 40 के तहत अगर कोई इंसान ऐसी स्थिति में है जहां वो किसी खतरे में पड़े इंसान की मदद कर सकता है, वो भी बिना खुद को रिस्क में डाले, और वो फिर भी मदद नहीं करता, तो ये इनएक्शन एक इलीगल ओमिशन माना जा सकता है। बिल्कुल। अब इस इक्वेशन के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी मेंस रिया पर। ये जो मेंटल स्टेट है, ये कोई फिक्स्ड ऑन ऑफ स्विच जैसी नहीं होती। इसके अलग अलग डिग्रीज और शेड्स होते हैं। वेट, डिग्रीज? मतलब गिल्टी माइंड एक लेवल का नहीं होता? नहीं, इसमें वेरिएशंस हैं। पहला और सबसे सिवियर डिग्री है इंटेंशन या नियत। ये सबसे हाई डिग्री है जहां एक इंसान का बिल्कुल फिक्स्ड डिलिबरेट पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक हार्मफुल रिजल्ट लाने का। ओके, और दूसरा? दूसरा डिग्री है नॉलेज या जानकारी। यहाँ इंटेंशन शायद डायरेक्ट ना हो, लेकिन इंसान को लगभग सर्टेनिटी के साथ पता होता है कि उसके एक्शन से क्या नुकसान होने वाला है। राइट। और तीसरा शायद रेकलेसनेस होता है, यानी लापरवाही। हाँ, जहाँ एक इंसान एक नोन ऑब्वियस रिस्क को कॉन्शियसली इग्नोर करके आगे बढ़ता है। और आखिरी है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसमें इंसान वो बेसिक प्रिकॉशंस लेने में फेल हो जाता है
जो एक आम रीजनेबल इंसान उस सिचुएशन में जरूर लेता। गॉट इट। एक और क्रूशल कॉन्सेप्ट यहाँ मुझे याद आ रहा है, कॉनकरेंस का। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ एक्टस रियस और मेंस रिया का अलग अलग होना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इन दोनों एलिमेंट्स का एक ही वक्त पर एक ही एक्ट में आपस में मिलना जरूरी है। इसको ऐसे सोचिए, अगर कोई किसी को एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे धक्का देता है बिल्कुल मरने के इरादे से, यहां मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों स्टार्ट हुए। लेकिन अगर वो इंसान जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में हार्ट अटैक से मर जाए तो? वही तो कैच है। टेक्निकली मर्डर का एक्टस रियस उस धक्के से कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि कॉज ऑफ डेथ नेचुरल हो गया, हालांकि अटेम्प्ट जरूर एस्टैब्लिश हो गया। वाओ, ये तो काफी टेक्निकल है। इस पूरे मेंस रिया और एक्टस रियस के डायनामिक को ना एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं। मैं एक हाईली एक्सपीरियंस्ड सर्जन का एग्जांपल लेती हूँ। हाँ, ये मेडिकल एग्जाम्पल से बहुत क्लियर होता है। तो ऑपरेशन थिएटर में एक कॉम्प्लेक्स हाई स्टेक सर्जरी चल रही है। सर्जन अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स है और सर्जरी के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन आती है। एक गलती हो जाती है और मरीज की जान चली जाती है। अब ऐसे में कानून उस सर्जन को ऑटोमेटिकली एक मर्डरर नहीं मानता। राइट। जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 2005 का एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस है, उसने इस लाइन को बहुत क्लियरली ड्रॉ किया था, है ना? सही कहा आपने। उस केस में कोर्ट ने समझाया कि एक डॉक्टर को क्रिमिनली लायबल ठहराने के लिए ग्रॉस नेग्लिजेंस साबित करनी पड़ती है। सिर्फ एक सिंपल एरर ऑफ जजमेंट या एक ऑनेस्ट मेडिकल मिस्टेक काफी नहीं है। क्योंकि इस केस में एक्टस रियस तो हुआ, मरीज की जान चली गई, लेकिन मेंस रिया यानी उस लेवल की रेकलेस क्रिमिनल नेग्लिजेंस बिल्कुल मिसिंग थी, इसीलिए नो क्राइम। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सोसाइटी ऑल्टरिंग सवाल उठता है। क्या हो अगर क्राइम या नुकसान इतना बड़ा हो, इतना वाइड स्प्रेड हो कि नियत मायने ही ना रखे? ये सच में डीप है। क्या कुछ ऐसी हैजर्डस सिचुएशंस हो सकती हैं जहां सोसाइटी का नुकसान इतना मैसिव हो कि कानून ये देखे ही नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और यहीं से शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ट्विस्ट। जनरल रूल समझने के बाद अब हम उस मैसिव एक्सेप्शन पर आ गए हैं जहां मेंस रिया की जरूरत ही नहीं होती। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक ऐसी स्थिति है जहां डिफेंडेंट को बिना किसी गिल्टी माइंड, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के भी गिल्टी ठहराया जा सकता है। बिल्कुल। अगर किसी इंसान या कंपनी से कोई स्पेसिफिक प्रोहिबिटेड एक्ट हुआ है तो लायबिलिटी आएगी ही आएगी। यहां प्रोसिक्यूशन को यानी स्टेट को यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती कि एक्यूज का इरादा गलत था। उन्हें बस कोर्ट में यह साबित करना होता है कि कानून टूटा है, केस क्लोज्ड। हाँ, लेकिन अब लोग सोचेंगे कि कानून जो सदियों से जस्टिस और फेयरनेस की दुहाई देता है, वो अचानक ऐसा क्यों करेगा? एक ऐसी जस्टिस सिस्टम जो हमेशा नियत देखती है, वो नियत को कंप्लीटली इग्नोर क्यों कर देती है? मेरे हिसाब से इसका जवाब पब्लिक वेलफेयर में छुपा है। ये कॉन्सेप्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और सोशल डिफेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, राइट? सही पकड़ा। कुछ चीजें सोसाइटी के लिए इतनी इनहेरेंटली खतरनाक होती हैं कि वहां सॉरी, गलती से हो गया वाला एक्सक्यूज लॉ अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसको एक बिजनेस कॉस्ट या एक डेंजर टैक्स के रूप में सोचना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहा है तो रूल्स नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई सोसाइटी के लिए पोटेंशियली डेंजरस काम कर रहा है, जैसे हाईली टॉक्सिक केमिकल्स ट्रांसपोर्ट करना या लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाना, तो वहां कानून उन पर एक डेंजर टैक्स लगाता है। और ये टैक्स पैसों का नहीं बल्कि एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक वार्निंग है कि अगर आप इस मैदान में खेलना चाहते हैं तो आपको हर हाल में केयरफुली काम करना होगा। ये कानून का तरीका है उन हैवी इंडस्ट्रीज को मजबूर करने का कि वो सेफ्टी को लिटरली अपना रिलीजन बना ले। एग्जैक्टली। अगर हम इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मैकेनिज्म और भी क्लियर हो जाता है। यूके का एक बहुत फेमस केस है स्वीट वर्सेस पार्सले, जो 1970 में हुआ था। ओह, इस केस की स्टोरी बहुत दिलचस्प है। एक स्कूल टीचर थी मिस स्वीट, जो एक फार्म हाउस की लैंडलेडी भी थी। उन्होंने अपना फार्म हाउस कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को रेंट पर दिया और उन टेनेंट्स ने मिस स्वीट की पीठ पीछे फार्म हाउस में कैनबिस यानी गांजा पीना और स्टोर करना शुरू कर दिया। पुलिस रेड होती है, ड्रग्स पकड़े जाते हैं। मिस स्वीट को इस बारे में जीरो जानकारी थी, उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनका कोई मेंस रिया नहीं था। फिर भी लोअर ट्रायल कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई करके उनको डेंजरस ड्रग्स एक्ट के तहत गिल्टी ठहरा दिया। वेट, सच में उनको गिल्टी मान लिया गया बिना उनकी नॉलेज के? शुरू में हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
जब ये केस अपील होते होते हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंचा, तो वहां के जजेस ने इस मुद्दे को डीपली एनालाइज किया। उन्होंने एक नया डिस्टिंक्शन क्रिएट किया, ट्रू क्राइम और रेगुलेटरी ऑफेंस के बीच का फर्क। ओके। तो कोर्ट ने समझाया कि जिस क्राइम में एक बड़ा सोशल स्टिग्मा जुड़ा हो, जैसे सोसाइटी में एक ड्रग कॉन्विक्ट लेबल हो जाना, वहां मेंस रिया जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल। मिस स्वीट एक आम नागरिक थी और उन पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाना इनजस्टिस था, इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनकी सजा रद्द कर दी। लेकिन इस केस ने लीगल वर्ल्ड में एक मैसिव डिबेट जरूर खोल दी थी कि आखिर कहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगनी चाहिए और कहाँ रुक जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूएस के एग्जाम्पल्स देखें तो वहाँ इसका एप्लीकेशन और भी रूथलेस है। यूएस में पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को लेकर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वहां माइनर्स यानी बच्चों को लिकर बेचने वाले केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का फियर्सली यूज होता है। हाँ, अगर एक बारटेंडर किसी अंडर एज बच्चे को शराब बेच देता है तो वो कोर्ट में ये डिफेंस बिल्कुल नहीं ले सकता कि योर ऑनर, वो बच्चा 6 फुट का था, उसकी दाढ़ी थी, वो 22 साल का लग रहा था। या फिर उसने मुझे जेन्युइन लगने वाली फेक आईडी दिखाई थी। इसे कानूनी भाषा में मिस्टेक ऑफ एज डिफेंस कहते हैं और ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस में कंप्लीटली बार्ड है। अलाउड ही नहीं है, क्योंकि लॉ का प्राइमरी पर्पस यहाँ हर हाल में बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। बारटेंडर पर एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज वेरीफाई करने की। हाँ, लॉ बेसिकली कहता है द बर्डन ऑफ बीइंग राइट इज एंटायरली ऑन यू। अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे क्रूशियल हिस्से पर। देखते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को कैसे हैंडल करता है। खास तौर पर पुराना आईपीसी और अब नई बीएनएस। राइट। इंडिया में लॉज एग्जॉस्टिवली कोडिफाइड है ना? इसका मतलब जो कानून की किताब में लिख दिया वही माना जाएगा। सही कहा। 1860 में जब आईपीसी के आर्किटेक्ट्स ने क्राइम्स को डिफाइन किया तो उन्होंने बहुत सोच समझकर जहां मेंजरिया चाहिए था वहां इंटेंशनली, नोइंगली जैसे स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां उन्होंने इन शब्दों को डेलिबरेटली बाहर रखा। तो ऐसे स्पेसिफिक ऑफेंसेस कौन से हैं जहां इंटेंशन मैटर नहीं करती? पहला एग्जाम्पल है स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ना या वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये पहले सेक्शन 121 आईपीसी में था और अब सेक्शन 147 बीएनएस में है। अगर आप ऐसी किसी एक्टिविटी में शामिल हैं तो नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। आपका इंटेंट क्या था वो कंप्लीटली सेकेंडरी हो जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किडनैपिंग और अबडक्शन का है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर बच्चे को उसके लीगल गार्डियन की कंसेंट के बिना अपने साथ ले जाता है तो किडनैपर कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मुझे लगा ये बच्चा 19 साल का है। या फिर ये कि मेरा इरादा उसको नुकसान पहुंचाना नहीं था, मैं तो बस उसे घूमने ले गई थी। लॉ यहाँ माइनर की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करता है। इरादा जो भी हो, द एक्ट ऑफ टेकिंग द माइनर अवे इज द क्राइम। तीसरा एग्जाम्पल है काउंटरफीटिंग कॉइन्स, यानी सिक्के जाली बनाना या नकली नोट छापना। इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ इंटेंशन प्रूव करना जरूरी नहीं होता। इंडियन लीगल हिस्ट्री में इसको रिफाइन करने वाले कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं जिन्हें जानना सच में जरूरी है। एक बहुत पुराना लेकिन फाउंडेशनल केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मायर हांस जॉर्ज, 1965 का केस। ये केस तो किसी स्पाई थ्रिलर जैसा है। मेयर हैंस जॉर्ज एक फॉरेन नेशनल था जो ज्यूरिक से मनीला की फ्लाइट पर था और फ्लाइट का ट्रांजिट स्टॉप बॉम्बे में था। उसके पास 34 किलो गोल्ड था जो उसने जैकेट में छुपाया था। और ट्विस्ट ये था कि आरबीआई ने उसके फ्लाइट बोर्ड करने के जस्ट कुछ दिन पहले एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन निकालकर गोल्ड ट्रांजिट पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। जब जॉर्ज बॉम्बे में पकड़ा गया तो उसने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि मैं तो हवा में था, मुझे इस नए आरबीआई रूल का कोई आइडिया ही नहीं था, मेरा कोई मेंजरिया नहीं था। एक नॉर्मल क्राइम में तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को फ्लैट आउट रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने समझाया कि एक देश के नेशनल इंटरेस्ट और उसकी फ्रेजाइल इकोनॉमी को स्मगलिंग से प्रोटेक्ट करना एक इंडिविजुअल की इग्नोरेंस से कहीं बड़ा मुद्दा है। यानी फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस जैसे रेगुलेटरी ऑफेंसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फोर्सफुली लगती है। यहाँ इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। यहाँ स्टेट को सिर्फ एक्ट्रेस रेस यानी गोल्ड का मिलना प्रूव करना था। इसी तरह से इंडस्ट्रियल स्केल पर एक और केस आया, जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। इस केस में क्या हुआ था? कोर्ट ने क्लियर किया कि फैक्ट्री एक्ट जैसे सोशल डिफेंस लॉज जो मजदूरों की सेफ्टी के लिए हैं, उनमें कानून के किसी सेफ्टी स्टैंडर्ड को तोड़ना ही अपने आप में एक कंप्लीट ऑफेंस है।
वहां प्रोसिक्यूशन को फैक्ट्री ओनर का मेंस रिया साबित करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर फैक्ट्री की मशीन पर सेफ्टी गार्ड नहीं है तो लायबिलिटी आएगी। ओनर ये नहीं कह सकता कि मैं तो छुट्टी पर था, मुझे पता नहीं। एग्जैक्टली, लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट। और इसी को एक्सपैंड करते हुए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एमएस गणेश केस में कोर्ट ने फॉर्मली 3 ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरीज बताई जहां मेंजरिया बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहला, पब्लिक न्यूसेंस। दूसरा, एक्ट्स प्रोहिबिटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे फूड अडल्ट्रेशन। और तीसरा, जब किसी सिविल राइट को इफेक्टिवली इन्फोर्स करने के लिए क्रिमिनल लॉ का सहारा लिया जा रहा हो। लेकिन इंडिया में एक ऐसा वक्त आया जब कोर्ट को लगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी काफी नहीं है। ओह यस, यहाँ से इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी कई कदम आगे निकल गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। 1980s का वक्त इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स का वक्त था। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद 1985 में दिल्ली में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी ओलियम गैस लीक केस हुआ। श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के एक प्लांट से हाईली टॉक्सिक गैस लीक हुई, जिससे आसपास की आबादी में पैनिक मच गया और लोग इंजर्ड हुए। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो जजेस ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने रियलाइज किया कि ये पुराना ब्रिटिश एरा का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल जो रायलेंस वर्सेस फ्लेचर से आया था, वो मॉडर्न इंडियन रियलिटीज के लिए बहुत वीक है, क्योंकि उसमें कंपनीज के पास बचाव के लूपहोल्स थे। वो कह सकते थे कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड था या किसी थर्ड पार्टी की सैबोटेज थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड शिफ्ट किया और कहा कि अगर कोई हाईली हैजर्डस इंडस्ट्री चला रहा है और टॉक्सिक लीक होता है तो उस इंडस्ट्री के पास कोर्ट में कोई डिफेंस, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो नुकसान की कॉस्ट भी बिना क्वेश्चन के आप ही उठाएंगे, चाहे सारी प्रिकॉशंस ली हों। ये ग्लोबल एनवायरमेंटल और कॉर्पोरेट लॉ में एक टेक्टोनिक शिफ्ट था। बट यू नो, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये सब सुनकर दिमाग में एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल आता है, क्या ये इंसाफ है? ये तो ग्रेट मॉरल डिबेट है। अगर हम किसी ऐसे इंसान को सजा दे रहे हैं जिसकी नीयत बुरी थी ही नहीं, जिसने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, लेकिन एक फ्रीक एक्सीडेंट हो गया, तो क्या उसे क्रिमिनल बना देना उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ नहीं है? इस डिबेट के दोनों तरफ बहुत पैशनेट आर्ग्यूमेंट्स हैं। फेवर वाले कहते हैं कि पब्लिक वेलफेयर किसी एक इंडिविजुअल के राइट से ऊपर है। मेडिसिन का प्योरिटी स्टैंडर्ड, फूड अडल्ट्रेशन, ट्रैफिक रेगुलेशंस, यहाँ सोसाइटी को मैसिव नुकसान हो सकता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन कॉर्पोरेशंस को मजबूर करती है कि वो 200% बेस्ट दें। ये मैकेनिज्म उनको पैरानोइकली एक्स्ट्रा कॉशियस बनाती है। और एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये पब्लिक वेलफेयर ऑफेंसेस ज्यादातर सिविल नेचर के होते हैं, जहां अक्सर फाइन लगता है, जेल नहीं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी ठोस आर्ग्यूमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी बिना फेयर प्रोसीजर के नहीं ली जा सकती। आर्बिट्ररी सजा देना इस राइट का वायोलेशन है। हाँ, ज्ञान कौर यूएस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 1996 का एक प्रोफाउंड सुप्रीम कोर्ट केस था, उसमें कोर्ट ने एक ब्रॉड फिलोसॉफिकल पॉइंट रखा कि क्रिमिनल लायबिलिटी बेसिकली इंडिविजुअल की ब्लेमवर्दीनेस यानी उसके नैतिक दोष पर आधारित होनी चाहिए। अगर मॉरली इनोसेंट लोगों को सजा मिलेगी तो क्रिमिनल टैग का स्टिग्मा अपनी अहमियत खो देगा। लोग और एंटरप्रेन्योर्स सोशली बेनिफिशियल बिजनेसेस स्टार्ट करने से डरेंगे, उन्हें लगेगा कि सिस्टम रिग्ड है। बिल्कुल। इस इंटेलेक्चुअल डिबेट के बीच इंडिया ने लंबा सफर तय किया है, आईपीसी से बीएनएस तक। आईपीसी कॉलोनियल रूल में बना था, जिसका प्राइमरी फोकस स्टेट को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन बीएनएस का स्टेटेड गोल इस सिस्टम को डीकॉलोनाइज करना और मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के हिसाब से अडेप्ट करना है। तो इस मॉन्यूमेंटल शिफ्ट का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे क्या असर हुआ? नई संहिता में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस पर लेजर शार्प फोकस है। बीएनएस में नए और एक्सट्रीमली पावरफुल सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 111 जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एग्जॉस्टिवली डिफाइन करता है, और सेक्शन 113 जो टेररिस्ट एक्ट्स को पेनलाइज करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अब सिर्फ माफिया नहीं, बल्कि किडनैपिंग, साइबर क्राइम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड सब शामिल है, और पनिशमेंट्स एक्सेप्शनली सिवियर आए। साथ ही कम्युनिटी सर्विस को पहली बार माइनर ऑफेंसेस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ये रिस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ एक कॉन्शियस शिफ्ट दिखाता है। लेकिन हर नए कानून की तरह बीएनएस को लेकर भी क्रिटिक्स डीपली कंसर्न्ड हैं। क्यों? उनका क्या पॉइंट है? उनका कहना है कि बीएनएस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और मेंटल इंटेंट का जो बैलेंस है वो ट्रिकी टेरिटरी में चला गया है। नए ऑफेंसेस जैसे डिपेंडेंस को अबैंडन करना या मॉब लिंचिंग,
इनमें मेंटल स्टैंडर्ड्स या मेंस रिया के रिक्वायरमेंट थोड़ी लूज लगती है। ओ यानी जब क्राइम की डेफिनेशन इंटेंशनली ब्रॉड रखी जाती है तो ओवर क्रिमिनलाइजेशन का खतरा बढ़ जाता है। सिटीजन्स को उस हार्श नेट में खींचा जा सकता है जिनकी नीयत शुरू में गलत नहीं थी। एग्जैक्टली ये आउटकम बेस्ड क्रिमिनलिटी जहां सिर्फ रिजल्ट देखकर सजा मिलती है, इंटेंशन देखकर नहीं, ये ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो इस इंटेंसिव डीप डाइव को समराइज करते हैं। हमने एक्सप्लोर किया कि एक्टस रेस और मेंस रिया क्रिमिनल लॉ की आत्मा है जो स्टेट की पावर को चेक में रखते हैं। लेकिन जब बात लार्ज स्केल पब्लिक सेफ्टी या हैजर्डस इंडस्ट्रीज की आती है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक मजबूत शील्ड बनकर आती हैं। हम जो सेफली पैकेज्ड फूड खाते हैं या लाइफ सेविंग मेडिसिन्स लेते हैं, वहां ये स्ट्रिक्ट रूल्स ही हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल फेयरनेस और सोसाइटल सर्वाइवल के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है और नई बीएनएसएस बैलेंस को मॉडर्न चैलेंजेस के साथ मैच करने की कोशिश है। सही कहा। जाते जाते सुनने वालों को एक फ्यूचरिस्ट थॉट के साथ छोड़ते हैं। हमने शुरू में एक्सरे एनालॉजी की बात की थी। आज के एडवांस डायग्नोस्टिक्स में एक्सरे मशीन्स को एआई ऑपरेट कर रहा है। हाँ, ऑटोनोमस डिसीजंस लेने वाले ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम्स। तो सोचिए अगर कल को कोई एडवांस्ड एआई सिस्टम कोई क्राइम कर दे, जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार से फेटल एक्सीडेंट हो जाए या एआई मेडिकल सॉफ्टवेयर गलत डोसेज प्रिस्क्राइब कर दे और मरीज की मौत हो जाए, वहां तो इंटेंशन ट्रेस करना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि सिलिकॉन की मशीन का कोई नैतिक माइंड नहीं होता। तो ऐसे सिनेरियोज में जस्टिस सिस्टम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस पर लगाएगी? उस न्यूट्रल मशीन पर, उस प्रोग्रामर पर, एआई कंपनी के बिलियनियर ओनर पर, या उस अनजान एंड यूजर पर? जब ह्यूमन इंटेंशन इक्वेशन से बाहर हो जाएगा तो क्या लॉ कंप्लीटली आउटकम बेस्ड हो जाएगा? ये ऐसी कॉम्प्लेक्स चर्चा है जिस पर हम सबको सोचना पड़ेगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।